हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल। काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके नाटा में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्राइमरली यूज फॉर लोड बियरिंग वॉल्स इन कंस्ट्रक्शन। तो वॉल दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है लोड बियरिंग, एक हो सकता है नॉन लोड बियरिंग। मतलब जिस पर लोड आने वाला है उसको बोलेंगे लोड बेयरिंग बॉल, और इस पर लोड नहीं आने वाला है उसको बोलेंगे नॉन लोड बेयरिंग बॉल। लोड बेयरिंग बॉल कितनी क्या हो सकती है, लाइक आप जो नॉर्मल बॉल्स बनाते हैं ठीक हो सकती है। ठीक है, नॉन लोड का मतलब क्या है, जिस पर लोड नहीं आने वाला, लाइक पैरापिट वॉल होती है। और कौन सी वॉल हो सकती है आपकी, लाइक पार्टीशन वॉल जो होती है, इट इज नॉन लोड बेयरिंग वॉल। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्राइमरली हम कौन सी मटेरियल यूज करते हैं इन लोड बेयरिंग वॉल। इसका मतलब क्या, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ काफी हो, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने की क्षमता हो। तो ब्रिक में अच्छी खासी होती है, टिम्बर में नहीं होती है, कॉन्क्रीट में हो सकती है लेकिन इसको यूज नहीं करते। स्टील तो ऑफकोर्स काफी कॉस्टली हो जाता है। तो एक्चुअली अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ब्रिक। बनाने तो कैसे बना सकते हैं आप, बट द राइट आंसर विल बी द ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ टिम्बर एज अ बिल्डिंग मटेरियल। मतलब जो टिम्बर, देखिए टिम्बर और हम लोग वुड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन एज अ टेक्निकल स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वुड और टिम्बर में डिफरेंस है। वुड का मतलब सिंपल है, ट्री का लीव्स और रूट्स हटा देंगे, जो बाकी बचा हुआ पार्ट दैट्स कॉल्ड द वुड। मतलब आपके पास एक ट्री है, ये ऐसा है कुछ इस तरह से, ऐसा बन है ना, इस तरह। तो ये जो है प्योर वुड है, इट इज कॉल्ड एज अ वुड। बट द यूजेबल पार्ट ऑफ वुड इज कॉल्ड एज अ टिम्बर। मतलब आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे ना फर्नीचर में या कंस्ट्रक्शन में, तो आप कौन सा पार्ट यूज कर पाएंगे, लेट्स से आप ये वाला पार्ट यूज कर पा रहे हैं जो मैं इसको हैच कर रहा हूँ, लाइक दिस। तो ये जो होगा टिम्बर काउंट होगा। ठीक है, तो कैन आई से कि दिस इज अ वुड एंड दिस इज अ टिम्बर। वेन डायग्राम ये बनेगा, तो ऑल टिम्बर विल बी वुड बट ऑल वुड विल नॉट बी टिम्बर। ठीक है, सिंपल है। तो पूछा गया है कि टिम्बर जो है इसकी क्वालिटी क्या है, कि एडवांटेजेस क्या है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता नहीं, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिंपल है यार, आपके हाथ में एक इरेजर है, तो इरेजर को अगर आप दोनों साइड से पुश करते हैं, ऐसे है ना, फिंगर से पुश करने की कोशिश करते हैं, स्क्यूज करने की कोशिश करते हैं, हम उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर मान लीजिए इसको मैं खींच रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें टेंशन पैदा हो रही है, हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितना हम इस पर फोर्स दे सकते हैं, कितने कंप्रेस कर सकते हैं कि जो इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बरकरार रहे। ठीक है, हम उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगी, ज्यादातर सीमेंट में आपको अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। फायर रेजिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है। वुड दो तरह की हो सकती है, टिम्बर दो तरह की हो सकता है। एक हो सकता है सॉफ्ट वुड, एक होता है हार्ड वुड। जिन तो सॉफ्ट वुड जल्दी फायर पकड़ लेता है, हार्ड वुड थोड़ा लेट पकड़ता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इट्स अ फायर रेसिस्टेंट। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। रेसिस्टेंट टू द टर्माइट्स नहीं, इसमें ज्यादा लगते हैं। सो सही आंसर पर क्या हुआ, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको बनाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही आ गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, जिससे थोड़ा अलग से क्वेश्चन कैसे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैटर्न यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी। अभी तक हम लोगों ने ब्रिक बोन्स नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। तो देखते हैं, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना जरूर। इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कस करेंगे कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। अब ये मत पढ़ो कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, देखिए चांसेस तो हैं। और बताऊँ, फर्स्ट ईयर में आपको जाकर यही करना है। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहला जो आप काम करेंगे वो यही स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ना आपको कॉलेज में जाकर ही है। कॉन्क्रीट गेन्स इट स्ट्रेंथ प्राइमरली थ्रू द प्रोसेस ऑफ। आप लोग जानते हैं कॉन्क्रीट के पैकेट्स आते हैं, पैकेट में हम लोग वाटर ऐड करते हैं, तो ये अपनी स्ट्रेंथ है गेन करना स्टार्ट करता है। तो ये क्यों, किस प्रोसेस से होता है, सो इवेपोरेशन से होता है नहीं, ऑक्सीडेशन से नहीं, हाइड्रेशन। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो हाइड्रेशन के थ्रू यहाँ पर कॉन्क्रीट जो है अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है। अब अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एज अ जो डिस्कशन होने वाला है, तो एक तो थोड़ा बड़ा डिस्कशन होने वाला है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको जब चलते फिरते देख रहे हैं तो देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पेन पेंसिल टेबल चेयर पर बैठना, पेन पेपर लेकर बैठना, जब आपका लाइक आपको पढ़ने का मन करे तब देखना इसको, क्योंकि 15-10 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली है कि आपने देख लिया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डिटेल डिस्कस करेंगे, इस सब हर क्वेश्चन नहीं आने का है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास टाइम है तभी आप इसको पढ़ें। करना क्या है, देखिए कोई बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, दैट मटेरियल विच कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या हो सकता है, जो आप सोच सकते हैं वो सब हो सकता है। अगर आप सोच सकते हैं कि ब्रिक, हाँ ये ब्रिक भी बिल्डिंग मटेरियल है। सीमेंट ये भी यूज किया जा सकता है, वुड ये भी यूज किया जा सकता है, प्लास्टिक ये भी यूज किया जा सकता है, मार्बल, टाइल्स, जो आप सोच सकते हैं। थर्माकोल बिल्कुल अगर यूज कर रहे हैं तो ये भी बिल्डिंग मटेरियल है। गोल्ड
देखा जाए तो अगर हम बिल्डिंग मटेरियल में एज अ गोल्ड यूज़ करेंगे वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसे गोल्डन टेम्पल है, हम वहाँ पर भी बिल्डिंग मटेरियल ऐसा यूज़ किया गया है, वहाँ पर ऐसा क्लेडिंग की गई है गोल्ड की, तो वो भी बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, तो हम उसको जो टेम्पल है उसको प्यार से बुलाते हैं, है ना, निक नेम दिया गया है। जो सही नाम क्या है उसका, श्री हरमिंदर साहिब जी। ठीक है, किसी भी गुरुद्वारा होता है उसका हर एक, जो भी गुरुद्वारे हैं उनका एक सेपरेट नेम होता है, यूनिक नेम होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर चाहे तो कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, तो ये बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक मतलब क्या है, आज से लगभग 10,000 साल पहले जो बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल थे उसके बाद चेंज हुए, उसके बाद आज यहाँ पर आ गए, और इन फ्यूचर जो आने वाले हैं और न्यू आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने बार पढ़ लिया तो याद रहेगा, नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ इनोवेशन होती रहती है। अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द इजिप्शियन टाइम पीरियड तो इट वाज अ स्टोन, इवन उससे पहले जाते हैं तो स्टोन एज के अंदर तो पत्थर के केव्स हुआ करती थी, वहाँ पर लिखा करती थी, पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। सो वहाँ पर क्या था, स्टोन वाज अ प्राइमरली मेन बिल्डिंग मटेरियल। फिर धीमे धीमे क्या होता है, वुड पर काम करना स्टार्ट किया लोगों ने। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट है धोलावीरा, वहाँ पर तो वुडन बोर्ड भी मिला है जहाँ पर कुछ लिखा गया। अब लिखा गया वो नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन उसको लिखा गया था, तो वुड का धीमे धीमे यूज देखने को मिला। एंड देन वी हैव सीन दी कि वुड को इन कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, फ्लाईओवर्स में या ब्रिजेस में, नॉट फ्लाईओवर्स एक्चुअली, ब्रिजेस में इसको यूज किया जाता है। तो इवन जापान के अंदर तो पूरा ब्रिक पे ही काम किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान में वुड से ही काम क्यों किया जाता है, वाई द वुड इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इन जापान, ये पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बुक में से फुलर आए, उन्होंने पहली बार स्टील और सीमेंट को इतने वाइड स्केल में बनाया और बताया कि वी कैन यूज सम अनट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। ये सब भी होता रहा। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं तो न्यू मटेरियल्स हैं, इवन अब इन फ्यूचर तो स्मार्ट मटेरियल्स आने की बात की जा रही है। स्मार्ट मटेरियल का मतलब ऐसे मटेरियल्स जो अपनी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन जो बेसिक मटेरियल्स है उनको हमें देखना पड़ेगा। कोई सा भी मटेरियल, देयर कैन नॉट बी अ सिंगल मटेरियल विच इज परफेक्ट। एवरी मटेरियल विल हैव सम प्रोस एंड सम कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्वेश्चन कहां पर बन सकते हैं आपके, अगर हम बात करें बिल्डिंग के ऊपर या बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, द क्वेश्चन कैन बी लाइक, आपसे सरफेस क्वालिटी पूछी जा सकती है, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन नाटा। आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ ये कौन से बिल्डिंग मटेरियल है, जूट का दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। कुछ और भी दिया जा सकता है, ब्रिक का दिया जा सकता है, लेकिन आज के हम स्पेसिफिक क्वालिटीज, जैसे पूछा गया था कि जो गुड ब्रिक होती है उसका कलर क्या होता है, तो ये हो सकता है। उसका यूज पूछा जा सकता है, यूज बोल सकते हैं, एप्लीकेशन पूछी जा सकती है कि वेयर वी कैन यूज दिस एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो हम लोग देखने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को, तो जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स है उनको देखने की कोशिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिक एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो ब्रिक लोग आप जानते ही हैं कि ब्रिक का मतलब होता है ईंट होते हैं। सो ब्रिक हैज़ बीन ए पॉपुलर एंड वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल फॉर सेंचुरीज। तो आज से नहीं है, बहुत पहले से हमें देखने को मिलता है। इवन जैसे हमने बात की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में हमको देखने को मिलता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वहाँ भी अपने को देखने को मिलता है। अब देखने को मिलता है प्राइस ऑफ इट ड्यूरेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है आज खराब हो जाएगा, 10 साल के बाद खराब हो जाएगा। द लाइफ इज वेरी बिग, सो ड्यूरेबल है। एस्थेटिक अपील है, देखने में सुंदर लगता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आप इसको देखेंगे जो फोटोग्राफ में डाली हुई है, बिकॉज ऑफ इट्स अ मॉडुलर साइज, है ना, शार्प एजेस देखने को मिलते हैं, सेम कलर देखने को मिलता है, तो देखने में सुंदर लगता है। एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इट बिहेव लाइक एन इंसुलेशन मटेरियल। तो जो टेम्परेचर आपका रूम का है वो ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होगा फ्रॉम द आउटसाइड टेम्परेचर। क्राफ्टेड फ्रॉम क्ले, ब्रिक ऑफर ए यूनिक टेक्सचर। तो ये क्ले से बनाई जाती है और जो टेक्सचर होता है काफी यूनिक होता है। एंड कैरेक्टर दैट हैज मेड इट स्टेपल इन आर्किटेक्चर वर्ल्ड वाइड। तो ये इंडिया में देखने को मिलेगा, यूएसए के अंदर भी, जापान में भी, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द ब्रिक, देखिए द यूज ऑफ ब्रिक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन वेयर सन ड्राइड मड ब्रिक वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एज अर्ली एज 7000 BC। तो 7000 साल बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, लाइक इसको यूज नहीं करते हैं, बस इसको बोला जाता है बीसी। अब इसको यूज किया था बीसी, बिफोर कॉमन एरा, BCE। अगर आप जो लेटेस्ट नॉवेल्स आप पढ़ेंगे या कुछ एक स्कॉलर ने कुछ आर्टिकल लिखा होगा तो ही विल नॉट यूज द BC, ही विल यूज BC। तो बिफोर क्राइस्ट को हम यूज नहीं करते हैं, अब बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE। क्योंकि जो क्राइस्ट है इट इज़ लाइक रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, और पूरी दुनिया सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रही है, तो हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम क्यों लें।
तो बेसिस सब कुछ सेम है, ऐसा नहीं है कि चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। सो अब क्या, जैसे पहले बी सी और ए डी चलता था, अब चलता है बी सी ई और सी ई, सिंपल। बी सी मतलब बिफोर कॉमन एरा और सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। तो ये पुराना टेक्स्ट है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बात करें, सो द डेवलपमेंट ऑफ द फायर्ड क्ले ब्रिक अराउंड 3500 BC प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीडिंग टू द मोर ड्यूरेबल एंड वेदर रेसिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, मतलब वेदर से जल्दी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और चलती है इन आर्किटेक्चर या आर्कोलॉजिकल, बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। जब हम लोग बोलते हैं ना आज से करीब 4000 साल पहले, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 4000 साल पहले, तो आई विल से कि 2000 BCE ऐसा बोलूँगा, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि फिर आपको 2000 ऐड करना पड़ता है। तो जब यहाँ पर डेट इतनी मैटर नहीं करती है, एक रफ आइडिया देते हैं, तो हम उसको बीपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ लाइक 4000 बीपी का मतलब आज से, आज की बात करें तो आज से 4000 साल पहले, तो BCE और सी का कॉन्सेप्ट अलग हट जाता है उसमें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो पढ़ लिया। ग्लोबल एक्सपेंशन है, द मास्टरी ऑफ द ब्रिक मेकिंग टेक्निक्स स्प्रेड अक्रॉस द एंशिएंट वर्ल्ड, द ब्रिक बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फ्रॉम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टू द रोमन कोलोसियम। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलती है। बनाया कैसे जाता है, देखिए इसमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एंड द रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, क्ले यूज़ की जा सकती है, शेल यूज़ की जा सकती है, स्लेट यूज़ की जा सकती है, और उनको लाइक एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट कैरीज। उसके बाद उनको क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, क्यों, जिससे कि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन सके। उसको एक मटेरियल मिक्सअप टाइप का बन जाता है, उसको फिर हम मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड आपने देखे होंगे, इस तरह के मोल्ड्स आते हैं, सिंपल ऐसा। तो इसमें जो मटेरियल है इसको फिल कर दिया जाता है, और कुछ टाइम के बाद इस मोल्ड से बाहर निकाल कर ऐसे रखा जाता है। इनको बोलते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स, है ना। छोटी सा ब्रिक शेप, जो भी साइज होता है वो अलग डिपेंड करता है कौन से साइज में बना रहे हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड साइज है, तो इंडिया का अलग है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हो सकता है। सो दीज ग्रीन ब्रिक्स आर देन ड्राइड टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम बीइंग फायर्ड इन हाई टेम्परेचर किल। तो ये सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, किलमेंट को डाला जाता है, 2-3 दिन तक गर्म किया जाता है। उसके बाद अल्टीमेटली जो आप ब्रिक देखते हैं रेड कलर की, वो निकल के आती है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मैंने कहीं देखा था, नोट इन आर्किटेक्चर बट समवेयर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड विच क्ले इज परफेक्ट फॉर द ब्रिक कंस्ट्रक्शन। कौन सी पूरे भारत में ऐसी कौन सी क्ले है जो परफेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखना, एक सॉइल का नाम याद रख लीजिए, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, इसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इस लेटराइट सॉइल की जो ब्रिक्स बनती हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं, सुंदर बनती है, और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि ब्रिक प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक की ड्यूरेबिलिटी है, काफ़ी टाइम तक रहती है। ब्रिक इज एक्सेप्शनल ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल विद स्टैंडिंग वेदर, वेदरिंग है। फायर, वेदरिंग का मतलब जो वेदर की वजह से नुकसान होता है उसको बोलते हैं वेदरिंग। फायर एंड स्ट्रक्चरल लोड ओवर सेंचुरीज। थर्मल मास है, ब्रिक्स हाई थर्मल मास हेल्प्स रेगुलेट इंडोर टेम्परेचर, प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंट इंसुलेशन एंड रिड्यूस हीटिंग कूलिंग कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए आप कश्मीर में रहते हैं तो आपका मेन मोटिव ये रहेगा तो हाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये रहेगा कि टेम्परेचर को थोड़ा सा ठंडा रखा जाए। तो यही अपने एसी ऑन किया हुआ है, हीटर ऑन किया हुआ है, तो टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक सेम रहेगा। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, हमने बात की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। ब्रिक एग्जिबिट एक्सीलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेकिंग सुटेबल फॉर लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टॉल बिल्डिंग। वाटर रेसिस्टेंस होता है, मतलब अगर एक ब्रिक है तो ब्रिक के एक साइड पानी जा रहा है तो पानी इधर से इधर तरफ नहीं आएगा। So brick is highly resistant to the water, moisture and weathering, provide long-lasting protection against the elements. Flexible डिज़ाइन है, आपको डिफरेंट तरह की शेप्स और साइजेस में आपको देखने को मिलेंगी। तो नॉर्मली क्या होता है, कंट्री में ज़्यादातर एक ही तरह की ब्रिक चलती हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज को सब करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डिफरेंट तरह की ब्रिक भी देखने को मिल सकती है ऑन दी हाई डिमांड। अगेन एडवांटेज के बारे में बात करें तो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, फायर रेसिस्टेंस होती है, लो मेंटेनेंस। एक बार आपने लगा दिया है तो ऐसा नहीं है कि बार बार साफ सफाई करनी पड़ेगी। लाइक इन कंपैरिजन ऑफ द, लाइक सपोज आप मार्बल यूज़ कर रहे हैं, सो एवरी 3, 4, 5, 6 ईयर्स यू नीड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग वगैरह करनी पड़ती है। थर्मल एफिशिएंसी है, तो ये भी इसका एक ये जो है आपके एडवांटेजेस हैं। लेट मी पुट माई लैपटॉप ऑन चार्जिंग मोड। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ठीक है, अगर इतना अच्छा मटेरियल होता तो हर जगह यूज़ किया जाता, बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ब्रिक। पहले तो हाई कॉस्ट है, अब इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है कि आप गए मार्केट में आपने बोला फ्री में एकदम सस्ता मिल जाए, एकदम से नहीं मिलेगा, उसकी कॉस्ट अच्छी खासी पड़ती है। तो ये भी एक इसका इशू है। वेट जो है, इसका वेट काफ़ी हैवी होता है, तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बने काफ़ी हैवी बनता है।
थर्मल एफिशिएंसी हमने डिस्कस किया कि ये इंसुलेशन में काम तो करती है पर इतने परफेक्टली काम नहीं करती। अब ऐसा नहीं है कि आपने ब्रिक वॉल बनाई हुई है तो आप एक बार ठंडा कर देंगे रूम तो रूम विल रिमेन कूल, ऐसा नहीं है, हीट लॉस होती रहती है। ठीक है, सो वाइल ब्रिक इज ड्यूरेबल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग बिल्डिंग मटेरियल, इट डज हैव सम नोटेबल डिसएडवांटेजेस। हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड installing brick along with the substantial weight can make it as a less economical choice than some alternate। ठीक, ये चीज आती है। फिर ये चीज होती है कैसे बनाई जाती है, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कैसे आप एक कोर्स बनाते हैं। जो ये है दिस इज कॉल्ड वन कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, तो ऐसा बनाई जाती है। इसके बीच में लाइक हम एक ब्रिक रखते हैं, दूसरे ब्रिक को भी रखा जाता है, किस तरह से उसकी प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं ब्रिक बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जो, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ब्रिक होती है नॉर्मली देखने में ऐसी लगती है ना, इट लुक लाइक दिस। तो ये वर्ड्स याद रख लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेचर। जो ये होता है ये बोला जाता है हेडर, इसका हेड है ये स्ट्रेचर। जो ये वाला पार्ट आता है जहां पर आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, ब्रांड नेम होता है, ब्रांडिंग की होती है, अब इसको बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, एक तो ब्रांडिंग के लिए होगा, दूसरा क्या है टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सरफेस, जिससे कि आप सीमेंट ऐड करते हैं तो सीमेंट से चिपक के काम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जो नॉर्मली चलती है जो है ब्रिक की, ये होती है 23 सेंटीमीटर या 2300 mm या 9 इंचेस। तो 9 इंच की आपको वॉल देखने को मिलेगी अगर आप ऐसे लगाते हैं। ये जो होती है जस्ट का हाफ है। ठीक है, सो दिस इज जो ये है ये आपका जाएगा 105 mm 11.5 सेंटीमीटर या फिर 9 इंच का हाफ हो गया 4.5 इंचेस, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में ये बात करें, ये डायमेंशन कितनी होती है, इट इज 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंचेस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है बेसिक ब्रिक के बारे में, तो सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिक फिनिशेस देखने में कैसी लगती है एंड इसका एस्थेटिक्स क्या है, सरफेस टेक्सचर है। सो ब्रिक कैन बी मोल्डेड, इसको मोल्ड किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स में, टेक्सचर डाला जा सकता है और डिस्टर्स टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ द यूनिक सरफेस फिनिशेस रेंजिंग फ्रॉम द स्मूथ टू पोरिश टू रफ एंड रस्टिक। तो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप कौन सा तरह की सॉइल यूज कर रहे हैं। कलर वेरिएशंस आते हैं। सो द कलर ब्रिक कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन क्ले कंपोजिशन एंड फायरिंग प्रोसेस। कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है, तो जैसे हमने बात की लेटराइट सॉइल होती है वो परफेक्ट सॉइल मानी जाती है, तो उसका जो कलर आता है वो रेड कलर आता है, तो बिकॉज ऑफ द हाई आयरन कंटेंट अवेलेबिलिटी। डिपेंड करता है कि कौन सा क्ले है और आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं। अलाउिंग फॉर एन एरे ऑफ द ह्यू फ्रॉम द वार्म रेड एंड ऑरेंजेस टू कूल ग्रे एंड व्हाइट, तो डिफरेंट तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो रेड कलर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पैटर्न अरेंजमेंट है, ब्रिक कैन बी लेड इन डाइवर्स पैटर्न सच एज रनिंग बॉन्ड है या हेरिंग बॉन्ड है, तो ये डिपेंड करता है आप कैसे उनको प्लेसमेंट कर रहे हैं। डेकोरेटिव डिटेल्स हैं, ब्रिक कैन बी असेंटेड विद डेकोरेटिव एलिमेंट्स लाइक कॉर्बेल आर्चेस, तो ये तो आप बेसिक चीज़ है, आप कैसे उनके ऊपर क्या क्या बना सकते हैं। तो ये होता है, देखो इको फ्रेंडली मटेरियल है ये, ऐसा है। तो ब्रिक इज कंसिडर्ड एज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल एज इट मेड फ्रॉम नेचुरल अबेंडेंटली रॉ मटेरियल लाइक क्ले एंड शेल। तो एज अ ब्रिक को हम क्या लेकर चलते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल, नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाता एनवायरमेंट को। ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्गेविटी है, थर्मल एफिशिएंसी है एंड रिसाइक्लेबिलिटी है। मतलब एक अगर ब्रिक बन गई है उसको दोबारा कहीं और जगह पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ब्रिक इन मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो वर्सेटाइल एस्थेटिक्स से देखने में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, टेक्सचर एसेंट है एंड इंटीरियर डिजाइन एंड एप्लीकेशन हर जगह आप देखने को मिलेंगे। लाइक एक्सपोज ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसके लिए चंडीगढ़ एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब हम आते हैं, सो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट द ब्रिक। नाउ कम टू द सीमेंट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो क्या है, देखिए सीमेंट तो आप जानते हैं, इज अ बाइंडिंग मटेरियल, इज अ फंडामेंटल मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कुछ भी बनाते हैं, सीमेंट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। इट सर्व एज अ बाइंडिंग एजेंट, भाई जैसा फेविकॉल होता है, दो चीज़ों को चिपकाने में काम किया जाता है, फेविक्विक है या कुछ और भी जो मटेरियल हो सकता है, तो सेम चीज़ बाइंडिंग एजेंट है ये। तो अगर मान लीजिए एक ब्रिक आप ये है, उसके ऊपर एक ब्रिक रख रहे हैं, आप कैसे उसको लगाएंगे ना, क्या चिपकाएंगे, सो इट इज यहाँ पर लगा जाएगा, तो ये सीमेंट काम किया जाता है। एंड दैट होल्ड टुगेदर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, देखते हैं।
देखिए अलग अलग तरीके के सीमेंट्स आते हैं। नॉर्मली ओपीसी चलता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये वहाँ पर पहले पाया गया था इसलिए नाम रख दिया पोर्टलैंड सीमेंट, तो ओपीसी चलता है। बाकी कैसा तरह का आता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आता है जो जल्दी सीमेंट हार्ड हो जाता है। फिर एक आता है सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट आता है, तो नाम से क्लियर सल्फेट से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लो हेड सीमेंट होता है। तो लेकिन जो हमें याद रखना है, इंडिया में पोर्टलैंड सीमेंट ज़्यादा चलता है या फिर वाइट सीमेंट। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सो द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट प्रोडक्शन आर लाइमस्टोन, क्ले एंड अदर मटेरियल। तो नॉर्मली क्या होता है, लाइमस्टोन से और क्ले से इसको बनाया जाता है, दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेरीज एंड माइंस। तो उनकी माइंस होती हैं, क्वेरीज होती है, उनको निकाला जाता है वहाँ से। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की जाती है। सो द एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल आर क्रशिंग एंड ग्राउंडेड इनटू अ फाइन पाउडर टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इंप्रूव द केमिकल रिएक्टिविटी। फिर उसको ब्लेंडिंग एंड होमोजेनाइजेशन होता है। पाउडर रॉ मटेरियल आर केयरफुली ब्लेंडेड विद होमोजेनाइज्ड टू एंश्योर ए कंसिस्टेंट केमिकल कंपोजिशन फॉर द सीमेंट। अगर देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, सो सीमेंट जो होता है काफी फाइन होता है। सो सीमेंट इज फाइन। ग्रे पाउडर, तो ग्रे कलर का पाउडर देखने को मिलता है, दैट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर सैंड एंड एग्रीगेट फॉर्म ए हाई हार्ड एंड ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो सीमेंट को हम ऐसा डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, बट सीमेंट आता काफी एक्सपेंसिव होता है। आपने कुछ सोचा होगा कि सर वाई वी एड सैंड एग्रीगेट इन दिस सीमेंट। द रीजन इज सीमेंट जो आता है 20 रुपीज पर केजी आता है एटलीस्ट। सो 20 रुपीज पर केजी आप यूज कर रहे हैं। जो सैंड आता है वो आता है 1 रुपीज पर केजी लगभग, और जो एग्रीगेट्स आते हैं वो 0.5 रुपीज पर। तो इन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। सीमेंट से बनाई जा सकती है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप समझ रहे हो 20 टाइम्स आप एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे जब काम हो सकता है। ठीक है, तो सीमेंट मस्ट मीट स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर फिजिकल एंड केमिकल रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। तो आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं कि ब्रिज है वो गिर गया, कोलैप्स हो गया, वो इसलिए होता है। तो सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशो होता है 1:2:3, 1:1.5 रेशो, ऐसा कुछ ऐसा आता है। डिपेंड करता है कौन कौन सी चीज़ें तो आप कहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ सीमेंट की जो डिपेंडिंग ऑन दी प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट ये चीज़ होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करेगा, वो चार्ज करेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन वो क्या ही करेगा 1:4:8 बना देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीमेंट का 1 पैकेट यूज़ किया तो सैंड का 2 और एग्रीगेट 3, लेकिन पैसे तो उसने यहाँ के लगाए हैं, पर करने क्या वाला है 1 पैकेट ऑफ सीमेंट, 4 पैकेट ऑफ सैंड एंड 8 पैकेट ऑफ एग्रीगेट। तो उससे क्या होता है कि सीमेंट जो एक्सपेंसिव मटेरियल है उसकी जो प्रोपोर्शन कम हो जाता है, तो पैसे ऐसे बचते हैं। सीमेंट हाइड्रेशन एंड क्यूरिंग क्या होती है, देखिए सीमेंट हाइड्रेशन इज ए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर। मतलब क्या है, आपके पास एक सीमेंट का पैकेट है, उसमें आपको निकालना, जैसे पानी ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस लीड टू द हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट। उससे क्या होता है कि जो सीमेंट है हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, जो स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है। क्यूरिंग द कंट्रोल मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज क्रूशियल फॉर एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल फॉर द फाइनल कॉन्क्रीट प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है सीमेंट की, उसके ऊपर पानी बार पोर किया जाता है। ठीक है, आपने देखा हो जूट के पैकेट डाल दिए जाते हैं सो दैट की मॉइस्चर हमें मेंटेन रहे। सो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक जानकारी होनी जरूरी फॉर द नाटा, लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो नुकसान नहीं है। विच बाइंड्स द कंक्रीट कंपोनेंट टुगेदर। क्यूरिंग टेक्निक क्या होती है, सच एज वाटर पॉन्डिंग, स्टीम क्यूरिंग होती है, पानी डाला जाता है बार बार, तो ये चीज आती है। ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपोनेंट helps retain moisture and control temperature to facilitate the hydration process. Proper curing enhance the concrete resistant to the weathering. अगर सही से क्योरिंग की जाएगी तो उसका जो वेदरिंग होगी वो कम होगी, केमिकल अटैक कम होगा, एब्रेशन भी कम देखने को मिलेगा, लाइक परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी। आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं उसको। यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं, केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो स्टैंडर्ड्स आर आल्सो सेट टू रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फाइननेस, सेटिंग टाइम, साउंडनेस। सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में एक सीमेंट सेट हो जाता है। तो नॉर्मली 6 आवर्स लेते हैं, और मतलब केमिकल थियोरेटिकली बोलते हैं कि 6 आवर्स में काम स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अगर आपने पानी ऐड कर दिया है तो विद इन 6 आवर्स उसको प्रॉपर डाल देना चाहिए, फिर अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिकल लोग आराम से करते रहते हैं। कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग रिस्टोरेशन, जैसे आपने सुना होगा जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो पीसा की जो लीनिंग टावर है वो एक तो से गिर रहा था, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट इंजेक्शन ऐड किए गए, यहाँ पर ऐड किए गए, यहाँ पर भी डाला गया, तो रिस्टोरेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है। सीमेंट तो लाइक वन ऑफ द गुड मटेरियल।
लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सीमेंट जो है वो इतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज इट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। मैं एक बार पढ़ रहा था कि अगर एक ऐसा हाइपोथेटिकली कंट्री ले लेते हैं विच इज़ हैविंग ओनली द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो दैट कंट्री विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट। तो आप समझ सकते हैं लगभग 8% ऐसा कुछ है। फैक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप समझो कि अगर एक ऐसा कंट्री ले लेते हैं जहाँ पर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहाँ पर ये होता है, तो तीसरा कंट्री बनेगा दुनिया में जो पोल्यूशन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। और सीमेंट की स्टोरेज और हैंडलिंग काफ़ी मुश्किल होती है। एक बार मॉइस्चर लग जाता है तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वी हैव टू सेव द ड्राई सीमेंट फ्रॉम द मॉइस्चर। जब यूज़ कर रहे हैं तो पानी डालना पड़ेगा, लेकिन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग तो उसको हमें पानी से या मॉइस्चर से बचाना होता है। तो प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द सीमेंट इज क्रूशियल टू मेंटेन इट्स क्वालिटी एंड एंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सीमेंट मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई, well ventilated environment to prevent moisture absorption, which can compromise its setting and strength properties. Cement bags should be stacked on pallets to raise platform to avoid direct contact with the ground. भाई सबसे वाली बात है, मॉइस्चर आ सकता है ग्राउंड से, तो उठा करना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है। Handling cement requires care to minimize the dust generation and exposure. Workers should wear personal protective equipment such as mask and gloves when working with the cement. अब इंडिया में सब चीज़ें ध्यान को रखना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे ही होना चाहिए। Cement should be transported in covered vehicle to prevent wind and rain from the affecting the material. Careful handling during loading, unloading and mixing help maintain the cement integrity and consistency. मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अभी आप फ्री हैं तो आप मार्केट जाइए, हार्डवेयर शॉप पर 1-2 किलो सीमेंट लिया, उसको यूज़ करके देखो पानी ऐड करके कैसे काम करता है। 1-2 किलो ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा, 30-40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का आ जाएगा। उसको यूज़ करके देखो। एक बार आप सर्च कर लो गूगल पे जाके कि सीमेंट DIY डू इट योर प्रोजेक्ट, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको मटेरियल की जानकारी मिलेगी कि किस तरह का मटेरियल कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगेन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने करना। जो हमारी स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो सीमेंट से इसको डैमेज हो जाएगी। ओके, नॉर्मली ये सीमेंट टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्वालिटी क्या होता है, 24 घंटे से लेकर 10 घंटे में प्रॉपर सेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक देखिए, जब पानी ऐड करते हैं तो बिल्कुल ड्राई होता है बिफोर दी एडिंग वाटर। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये स्टिक लाइक पाउडर पेस्ट बन जाता है, और 6 to 12 आवर्स में ये सेट होना स्टार्ट होता है। 24 से 48 आवर्स मतलब 1 से लेकर 2 दिन के बीच में ये प्रॉपर सेट हो जाता है। अब उसमें चेंज नहीं हो सकता इसकी फॉर्म में, लेकिन इट टेक टाइम। लाइक बोला जाता है 21 दिन में जाकर सीमेंट पूरा तैयार होता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेस में 7 से लेकर 10 दिन के बाद ये जो सीमेंट है काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर चुका होता है। सो सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट कंसिडरेशन, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इमिशन रिडक्शन होता है। सो लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन थ्रू मोर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना जरूरी है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, एनर्जी एफिशिएंसी, काफ़ी एनर्जी से वेस्ट की जाती है। तो देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन क्या करें, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है तो चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए ये क्वेश्चन पिछले 3 साल में कई बार पूछा जा चुका है, स्पेशली इन द जेई। तो नाटा में पूछा जाएगा, इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता क्या है? एक तो ये सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल? ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट पर या तो जीरो या फिर नेग्लिजिबल इफेक्ट डालता है। दैट बिल्डिंग मटेरियल विच इज हैविंग जीरो और नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, और आई विल से जीरो और नेग्लिजिबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको बोलेंगे सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। सो एडोब जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एन एंशिएंट बिल्डिंग टेक्निक दैट यूजेस सन ड्राइड मड ब्रिक। तो ये क्या होता है? सन ड्राइड होती है, सूखी मिट्टी की बनी होती है, मड ब्रिक एज अ प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। दिस नेचुरल एंड सस्टेनेबल अप्रोच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड कंटिन्यूज टू बी द पॉपुलर चॉइस फॉर होम्स एंड कंस्ट्रक्शन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखते हैं कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डेट बैक थाउजेंड ऑफ द ईयर, विच एविडेंसेस इट यूज ऑफ सिविलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सब हमें देखने को मिलता है कहीं कहीं पर। वाइड स्प्रेड एडॉप्शन है। The technique spread to the Americas, where it was extensively used for indigenous culture and later adopted by Spanish colonists to the southwest United States.
enduring popularity है. Today Adobe construction remains a popular building material, particularly in the regions with arid climate. मतलब जहाँ पर आपको रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं मिलेंगे. arid का मतलब समझ आया, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी आपने, जहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ द प्रेसिपिटेशन. रेनफॉल कम हो रही है और रेनफॉल इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, सूखा ज़्यादा है. एंड इट्स ऑफर न्यूमरस बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रीन एफिशिएंसी. तो एक रीजन तो ये हुआ क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल. एडवांटेज क्या है ऑफ द एडोब कंस्ट्रक्शन? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि थर्मल मास है. सो एडोब्स हाई थर्मल मास हेल्प रेगुलेट इंडोर टेम्परेचर. सो इट इज ऑफरिंग बेटर इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग द नीड फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम फॉर एंड लॉवरिंग एनर्जी कॉस्ट. अब आपका जो टेम्परेचर अगर मेंटेन हो गया तो काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो आपको बार बार हीटर या एसी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्यूरेबल है, विद प्रॉपर्ली मेंटेन एडोब कंस्ट्रक्शन कैन लास्ट फॉर द सेंचुरीज विद स्टैंडिंग नेचुरल डिजास्टर एंड द एलिमेंट्स. सस्टेनेबिलिटी बारे में बात करें, सो एडोब इज अ नेचुरल है, मतलब प्रकृति में देखने को मिलेगा. देयर इज नो नीड टू हैव द केमिकल रिएक्शंस. रिन्यूएबल है, एक बार यूज कर ले दोबारा यूज किया जा सकता है. एंड लोकली सोर्स बिल्डिंग मटेरियल. अब ये नहीं है कि आप इंडिया बैठे हुए हैं तो आप इटली से मंगा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर इजीली मिल जाएगा. मेकिंग इट एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली चॉइस. एस्थेटिक अपील है, द यूनिक टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ द एडोब lend a charming traditional aesthetic to building, often blending seamlessly with the local architecture style. Adobe building material and techniques. तो रॉ मटेरियल हम लोग जानते हैं, द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द एडोब कंस्ट्रक्शन वाज क्ले, रिच सोइल, वाटर, समटाइम्स सिस्टो एंड अदर ऑर्गेनिक फाइबर्स भी ऐड किए जा सकते हैं. मड फस्का ऐड किया जा सकता है. ये जो रेसिड्यूज ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनको यूज किया जा सकता है. ब्रिक मेकिंग में क्या होता है, एडोब ब्रिक्स आर टिपिकली मेड बाय मिक्सिंग द रॉ मटेरियल, फॉर्मिंग द मिक्सचर ऑफ द ब्लॉक्स एंड अलाउइंग देम टू ड्राई द सन. मतलब कि ब्रिक्स उतनी छोटी नहीं होती, इसमें क्या होती है, बड़ी ब्रिक्स होती हैं साइज की, और लाइक फीट में होती हैं, 1 फीट बाय 2 फीट समथिंग, कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन समझो कि जो ब्रिक वाला है उससे कई गुना बड़ा होता है. तो इसमें ऐड कर दिया जाता है, फिर इसको निकाल दिया जाता है और सन में सुखाया जाता है. सो एडोब बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैकिंग द ड्राइड ब्रिक्स एंड बॉन्डिंग देम इन अ मड mortar, often incorporating arches, vaults and other traditional architecture elements. सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए क्वालिटी है, तो आपको इसमें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना. सो थर्मल मास अच्छा खासा है. पैसिव कूलिंग है, मतलब क्या, एडोब होम्स ऑफन इनकॉर्पोरेट डिजाइन सच फीचर लाइक कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड बनाते हैं, हाई सीलिंग बनाते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक विंडो प्लेसमेंट टू प्रमोट नेचुरल वेंटिलेशन. पैसिव कूलिंग, तो पैसिव कूलिंग का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, हम इसमें कोई मशीन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विद द यूज ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द प्लेसमेंट ऑफ द ओपनिंग्स हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कूल करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स कॉल्ड द पैसिव कूलिंग सिस्टम. रिन्यूएबल मटेरियल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल, दोबारा यूज किया जा सकता है. सो द यूज ऑफ लोकली सोर्स नेचुरल मटेरियल लाइक क्ले एंड स्टोन मेक्स एडोब कंस्ट्रक्शन एज सस्टेनेबल चॉइस दैट मिनिमाइज द एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, पढ़ लेना क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा. हम जो डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लाइक फॉर्मेलिटी के पढ़ने का फ़ायदा नहीं है. जब तक आपका मन ना हो पढ़ने का तब तक फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का. जब तक मेरा मन ना हो वीडियो बनाने का तो वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूज़ एंड ऑल दिस थिंग, उसका कोई लॉजिक नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और है, बच्चे बोलते हैं सर आर्क जेंसो वीडियोस कम आती हैं. हाँ, उसमें कम आती है क्योंकि मैं उस पर क्वालिटी मेंटेन करना चाहता हूँ. क्वालिटी इन सेंस के टॉपिक के ऊपर हम लोग, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, मटेरियल इकट्ठा करना होता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर उसको एडिटिंग होती है, फिर रिकॉर्डिंग एंड ऑल दिस थिंग, अपलोडिंग वगैरह में टाइम लगता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए. आप लोग जानकारी होगी, इंकथिंक चैनल है, इंकथिंक चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं. वहाँ पर आप जाइए, फ्री चैनल है, वहाँ पर सब कुछ फ्री मिलेगा. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आई एम आस्किंग एनीथिंग फॉर यू फ्रॉम यू. तो आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर आर्किटेक्चर जीके को इम्प्रूव करने के लिए डेली वीडियोस सीरीज चलाई गई है. बहुत कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, सर्च करो इंकथिंक, INK. तो क्या है, मैं पहली बार डायरेक्टली स्लाइड से वीडियो बना रहा हूँ इंकथिंक, तो उसमें एडिटिंग भी हो जाती है. इंकथिंक सर्च करेंगे इंकथिंक तो आपको मिल जाएगा. बाकी नीचे भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत होती है. पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द एडोब बिल्डिंग्स आर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द एंड एड्रेस एनी इश्यूज बिफोर बिकम मोर सीरियस. भाई आपने ये बनाया, अगर क्रैक पड़ गया तो देखना पड़ेगा उसको, अगर पड़ गया उसको हीलिंग करो, नहीं तो ये नुकसान दे सकता है. रिपेयरिंग क्रैक्स, माइनर क्रैक्स इन एडोब वॉल कैन बी रिपेयर्ड यूजिंग अ मड प्लास्टर, मड बेस्ड प्लास्टर और मोर्टार. रिस्टोरिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, वाटर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एडोब स्ट्रक्चर फ्रॉम वाटर डैमेज सच एज through the use of protective coating is crucial for its long-term perseverance. Preservation. The feature of Adobe in modern architecture, sustainable design है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is the benefit of the Adobe construction? So it is sustainable design, innovative approach है भाई. आप लोकल चीज़ें यूज़ कर रहे हो और वर्नाकुलर
चीज़ों को टेक्निक को यूज़ करके बना रहे हो तो यस इट इज़ अ इनोवेटिव अप्रोच. मॉडर्न आर्किटेक्ट्स आर एक्सप्लोरिंग वे टू ब्लेंड ट्रेडिशनल एडोब टेक्निक्स विद कंटेम्प्रेरी डिजाइन, क्रिएटिंग विजुअल स्ट्राइकिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर. ग्लोबल रेलेवेंस है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और जो ये सब चीज़ें सस्टेनेबल ग्रीन बिल्डिंग्स ये कंट्री के लिए है नहीं, तो पूरी दुनिया में इसको यूज़ किया जा सकता है. चलिए एक बिल्डिंग मटेरियल और देख लेते हैं क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अभी सेव करने का फ़ायदा नहीं है. मैं बनाऊँ बना के मेहनत करूँ फिर आप देखो ना उसका, तो वो नहीं है. एक्चुअली इसका मुझे लॉजिक ये नहीं है. पॉइंट ये होता है कि जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी हैवी फाइल बन जाती है. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड करने के बाद फाइल क्रैश हो और उसके बाद फिर मोटिवेशन नहीं आता है. एक बार आपने पूरी वीडियो बना दी है फिर दोबारा से उसी प्रोसेस में जाना, फिर ऐसा लगता है सेम चीज़ रिपीट क्यों कर रहा हूँ. तो ठीक है, दोबारा उसको पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप उसको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं. इंट्रोडक्शन टू द फ्लाई एश ब्रिक. देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाटा में अभी तक नहीं आए हैं, बट अगर नहीं आए इसका मतलब ये नहीं आएंगे. गेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्लाइज के बारे में. फ्लाइज का मतलब क्या होता है? देखिए फ्लाई एश जो ब्रिक्स होती हैं आर एन इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबशन. आप लोग जानते हैं कि कोल कंबशन मतलब कोल हम इंपोर्ट कराते हैं, कोल की जो हीट होती है उससे हमारी एनर्जी बनती है कोल कंबशन प्लांट से. अब जो कोल जला दिया, जो रेसिड्यू पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऐश, कोल ऐश होता है. उसका यूज़ क्या किया जा सकता है? पहले क्या था आपको पता नहीं था लोगों को, तो ये डंप कर देते थे, तो ऑफ कोर्स इसमें केमिकल्स होते हैं, नुकसान पहुंचाता है. अब क्या सोल्यूशन निकाला गया है कि दिस कोल कंबशन के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है ऐसे जो बोलते हैं उसको यूज़ किया जा सकता है ब्रिक में, और उसी ब्रिक को बोलता है फ्लाई एश ब्रिक्स. So this sustainable brick offers superior strength, durability and insulation properties compared to the traditional brick. कंपोजिशन क्या होता है? सो फ्लाइज ब्रिक आर मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ द फ्लाई एश. तो फ्लाई एश में क्या होता है? सीमेंट एंड सैंड एंड अदर एडिटिव्स. दिस प्रिसाइज रेशो कैन वेरी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. आप ये नहीं है कि इतना परसेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग द रिक्वायरमेंट्स. क्या प्रॉपर्टी क्या? फ्लाइज ब्रिक्स आर लाइट वेट, फायर रेसिस्टेंट. तो ये हल्की होती हैं इन कंपेरिजन ट्रेडिशनल ब्रिक्स. फायर रेसिस्टेंट होता है, आग जल्दी से नहीं पकड़ेंगे, एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. इवन इट इज फार बेटर देन दी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, ट्रेडिशनल ब्रिक्स. दे आल्सो एग्जिबिट एक्सीलेंट थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन. तो अगेन टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं और साउंड भी कम पहुंचती है. डायमेंशनल एक्यूरेसी, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंश्योर टाइट डायमेंशनल टॉलरेंस, इंश्योरिंग इट प्रिसाइज यूनिफॉर्म ब्रिक दैट आर इजीली टू इंश्योर. अगर आप कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल ब्रिक्स आती हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं, उनसे बेटर इनकी एजेस होती हैं, शार्प होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, तो इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बेटर है. एडवांटेज तो सिंपल है, सस्टेनेबल है कि आपके पास वैसे वेस्ट प्रोडक्ट था आप उसको यूज कर रहे हैं. अदरवाइज क्या करा जाता है कि सोइल को निकाला जाता है और वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है उस एरिया की काफ़ी कम की जाती है, तो नुकसान. एक्चुअली जो ब्रिक प्रोसेस जो ब्रिक मेकिंग प्रोसेस है वो एक सही प्रोसेस नहीं है. वो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ की जो स्कार्स रिसोर्सेज है सॉइल, उसको यूज किया जाता है. ठीक है. सो कॉस्ट इफेक्टिव है. द रॉ मटेरियल फॉर फ्लाई एश आर ऑफन लेस एक्सपेंसिव देन क्ले. तो मिट्टी से काफी सस्ता पड़ता है बिकॉज एक वेस्ट प्रोडक्ट है, मेकिंग देम ए बजट फ्रेंडली ऑप्शन. ड्यूरेबल है. फ्लाई एश ब्रिक्स हैव एक्सीलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंट टू द वेदरिंग, एंश्योर लॉन्ग लास्टिंग रिसोर्सेज. इको फ्रेंडली है भाई. सबसे वाली बात तो यही है कि बिकॉज ये एनवायरमेंट को, नहीं तो आप फेंक रहे थे फ्लाई एश को, और जब उसको फेंक रहे थे एशेज को तो अल्टीमेटली वाटर कंटेमिनेशन हो रहा था, केमिकल जो उसमें पड़े हुए हैं उससे नुकसान होता था कि हेल्थ को, प्लांट को, ट्रीज को और बाकी बायोडाइवर्सिटी. इन्वायरमेंट बेनिफिट यही है कि रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट. अदरवाइज पहले क्या करते थे कि जगह एक लैंडफिल बना दिएगा वहीं ऐड करे जा रहे हैं. एनर्जी कंजप्शन होती है. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फ्लाइज ब्रिक्स रिक्वायर लेस एनर्जी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक. तो हम जो नॉर्मली ब्रिक यूज करते हैं उनसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इसमें कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन होगा. ऑफकोर्स अगर सब लोग फ्लाइज पर शिफ्ट हो जाएंगे तो जो हमें खर्चा करना पड़ता था इन टर्म्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन, तो ये हमें नुकसान इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ बेटर, इट इज़ यूजिंग लेस एनर्जी कंजप्शन, रिसोर्सेज कंजर्वेशन. तो नॉर्मली हम पहले फेंक रहे थे किसी प्रोडक्ट को, अब उसको सही जगह यूज किया जा रहा है. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? हर जगह यूज कर सकते हैं. रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जहाँ भी एक नॉर्मल ब्रिक यूज की जा सकती थी वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल प्रिपरेशन होती है कि रॉ मटेरियल जो फ्लाइश होती है, सीमेंट है, सैंड है, एडिटिव्स हैं, आर केयरफुली मेजर्ड एंड मिक्स्ड टू एंश्योर द डिजायर्ड कंपोजिशन. उनको नापा जाता है, मेजर किया जाता है, फिर इसको बनाया जाता है. फिर मोल्डिंग एंड कंपैक्शन होता है. तो इसमें क्या होता है? मोल्ड में डाले जाते हैं, फिर उसका हीट किया जाता है. सो मोल्डिंग ब्रिक्स अंडरगो ए क्यूरिंग प्रोसेस ऑफन विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू एनहांस देयर स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. अब एक्चुअली नोटिस करो जो ये ब्रिक्स हैं कितनी ज़्यादा शार्प हैं, कितनी क्लीन है, राइट. तो इनकी जो एजेस हैं बहुत सुंदर लगती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, अच्छा कलर है. क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देने की जरूरत है. अब बात ये आती है कि कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक में क्या है.
As the construction industries continues to prioritize sustainability and environment responsibility, the demand of informative material like fly ash brick is expected to grow. भाई आज हम लोग बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में, बात करते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. विद देयर न्यूमरस एडवांटेजेस एंड अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फ्लाई एश ब्रिक्स आर पोइज्ड टू बिकम अ लीडिंग चॉइस ऑफ फॉर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन इन ईयर्स टू कम. तो याद रखना ये सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे के पूरे हैं. सरफेस क्वालिटी बारे में देख लेते हैं कि सर सरफेस क्वालिटी कैसी होती है. एक तो जितने भी मैं बता रहा हूँ लाइक फ्लाई एश ब्रिक के बारे में मैंने बताया आपको, तो अब क्या काम करना है, इस वीडियो के बाद या वीडियो पॉज कर लो, फ्लाई एश ब्रिक को जाकर चेक करो. लाइक मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ डाली हैं यहाँ पर, फिर भी एक बार आप जाकर चेक करो फ्लाई एश ब्रिक देखने में कैसी लगती है, टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ होता है, रफ होता है, कैसा होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. तो जो स्मूथ है, सो फ्लाई एश ब्रिक्स हैव ए यूनिफॉर्म स्मूथ सरफेस. तो यूनिफॉर्म है विच इनहेंस देयर एस्थेटिक अपील एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन. ड्यूरेबल है और यूनिफॉर्म है. तो ऐसा नहीं है कि ब्रिक इस कलर की है. इवन जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं, लाइक डार्क रेड और ब्राउन रेड और दी लाइक ऑरेंजिस रेड. हो सकता है कितनी ज़्यादा गर्म हुई है, किल कितनी ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो ब्रिक्स होती हैं इट इज़ हैविंग द यूनिफॉर्म कलर. तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर इतना ही बेटर ऑप्शन है तो हम लोगों ने कभी इसके बारे में देखा क्यों नहीं है, हम जहाँ भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं होता क्यों नहीं है. सर इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, लैक ऑफ अवेयरनेस. हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना ही नहीं चाहते हैं. देखिए नॉर्मल चीज़ है कि इंडिया के अंदर भी आज भी मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन रहती है, तो ये लोग सोचते हैं कि इसको लगाने के बाद ऐसा ना हो कि अपना घर बना दिया है और अल्टीमेटली क्वालिटी ख़राब हो गई है. या तो हम लोग उसमें क्या देखा जाता है, तो नया मतलब यूज़ नहीं करते हैं. लाइक हम लोग सोचते हैं पता नहीं इसका आउटपुट कैसा निकलेगा, ये काम सही करेगा या नहीं करेगा. सो ये पॉइंट इसका है. तो दिस इज़ द मेन रीज़न विद द लैक ऑफ अवेयरनेस. तो मे बी आप जो धीमे धीमे लोग इसको जानेंगे पहचानेंगे, तो ये जो फ्लाई एश ब्रिक्स हैं इनका यूज़ इन फ्यूचर बढ़ने वाला है. तो आई थिंक काफ़ी देर हो गई इस वीडियो को बनते हुए. तो बाकी कितनी हैं, वी हैव कंप्लीटेड 42 स्लाइड्स और टोटल कितने स्लाइड्स हैं, इट इज़ 72 स्लाइड्स हैं. तो सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, थर्ड पार्ट लाने की कोशिश करता हूँ मैं जैसा टाइम मिलता है, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्सेज पर. कुछ बच्चे बोल रहे थे ड्राइंग की वीडियोस कब आएंगी. देखो ड्राइंग के लिए मैंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन रिस्पॉन्स वाज नॉट गुड. मैं फिर भी कोशिश करता हूँ. तो थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशंस हैं, तो उसको यार प्लीज़ बुरा मत माना करो कि मैंने अपलोड नहीं किया या फिर वो नहीं है. मैं कोशिश, मेरा मन करे सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक लिमिटेशंस है ना कि एकदम से बना नहीं सकता हूँ, बना के आपको अपलोड नहीं कर सकता हूँ. सो ठीक है, आप इतना पेशेंस रखते हो, इतना प्यार करते हो, तो उसके लिए धन्यवाद. एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस. कुछ और नया पढ़ने की कोशिश करेंगे. जिनके एग्जाम हो रहे हैं आप क्वेश्चन मुझे भेजते रहिए, सो दैट कि मैं आइडिया लग सके, मैं अपलोड करता रहूँगा, बाकी बच्चों के लिए बेनिफिट होगा. तो पढ़ाई करते रहते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है अपने पास. सो ठीक है, आपके एग्जाम अगर आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक. पेपर देखा ही अच्छा, बहुत सही जाने वाला है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आ रहा है. सो बाय.